हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास में अर्लियर मिडवेल में टर्किश इन्वेडर्स हमने स्टार्ट किया था, ठीक है सर। प्रीवियस 2 क्लासेस के नोट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, मैं आज बोल दूंगा। रुकिए, मैं अभी बोल देता हूं। हाँ जी, तो कल की क्लास में हम लोगों ने टर्किश इन्वेडर्स स्टार्ट किए थे अर्लियर मिडवेल में, जहां पर हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की बात करी थी। आपने देखा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जो कि भारत में पहला मुस्लिम अटैक था। वो कहां से आया, ये सारी चीजें आपको पता है। अब दूसरे इन्वेडर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आज की क्लास में, और ये इन्वेडर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। अब इसकी भी कहानी वैसी ही इंटरेस्टिंग है जैसे थी मोहम्मद बिन कासिम की थी। कल भी हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि करीब 700 से लेकर 1200 के बीच में, इन 500 वर्षों के टाइम पीरियड में 3 मुस्लिम लुटेरे भारत में आए, जिन्होंने भारत को जगह जगह पर लूटपाट करी, और यहीं से इस्लामिक सभ्यता की शुरुआत भारत में हुई। पहला अटैक हो चुका है। अब दूसरे इन्वेडर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महमूद गजनवी। इतनी बात सभी को क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। यह हमारा देश है। आज की डेट में भी अफगानिस्तान में एक प्रांत हुआ करता है जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। तो यह कौन सी जगह है? गजनी अफगानिस्तान का एक प्रांत है मेरे भाई, ठीक है। अब गजनी के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। कई किताबों में इन्हीं को सुबुक्तगीन के नाम से भी जाना गया है। सुबुक्तगीन, ठीक है। अब जो अल्पतगीन उर्फ सुबुक्तगीन है, ये गजनविद साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। अब इनके 2 बेटे थे, ठीक है। एक इनका बड़ा बेटा इस्माइल, जिसका नाम क्या था? इस्माइल। और दूसरा छोटा बेटा जिसका नाम था महमूद, ठीक है। अब आप लोगों ने अग्निपथ मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली। उसमें आपने देखा होगा कि जो ऋषि कपूर था, ऋषि कपूर ने राउफ लाला का रोल किया है। तो ऋषि कपूर के 2 बेटे थे, एक बेटा जिसका नाम था मजहर, और एक दूसरा पगला सा था जो कि तबला बजाया करता था। यह कहानी भी इसी तरीके की है। अल्पतगीन के जो 2 बेटे हैं, इस्माइल और महमूद, जो इस्माइल बड़ा बेटा है, यह दिमाग से थोड़ा सा लाचार है, या आप बोल सकते हो थोड़ा पगला टाइप का है, इधर उधर की हरकतें करता है। जब दिमाग ही ठीक नहीं है तो बाप क्या एक्सपेक्ट करेगा? तो पिताजी तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आगे चल के गजनी की गद्दी तो संभाल नहीं सकता, क्योंकि मेंटली फिट तो है नहीं। ले देकर दारोमदार आना है महमूद के ऊपर। अब जो अल्पतगीन है वो हमेशा यही सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं कि ये जो महमूद है, ये किस तरीके से एक दिन गजनी की गद्दी संभालेगा। क्योंकि जो महमूद है ये एक नंबर का अय्याश है, एक नंबर का सिर्फ ऐसा आदमी है जो कि भोग विलास में डूबा रहता है। और अल्पतगीन इन्हीं सारी चीजों को देखकर बड़ा टेंशन में रहते हैं, बड़ा चिंतित है कि किस तरीके से ये आदमी, जो कि गैर जिम्मेदार है पूरे तरीके से, जिसके अंदर गजनी का सुल्तान बनने का एक भी गुण नहीं है, वो कैसे चल के गजनी की गद्दी को संभालेगा। इसका डेली का काम हुआ करता था, अय्याशी में डूबा रहता था, अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों को रखता था जो कि दिन और रात सिर्फ इसकी प्रशंसा करते थे।
सिर्फ इसकी आवभगत करते थे, इसको चढ़ा कर रखते थे, और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ नाच गाना, अय्याशियां, और शाम होते ही कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता था। और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर तो और ज्यादा माशाअल्लाह, इधर उधर की बातें। मतलब जिंदगी में कोई फोकस नहीं है। और जो अल्पतगीन है, दिन दूना रात चौगना टेंशन खाए जा रही है। अब ऐसे में कई बार यह हो जाता था कि अल्पतगीन आकर इसको समझाते भी थे कि महमूद, इस तरीके से तुम सुल्तान की गद्दी नहीं संभाल पाओगे, बेटा आगे के लिए कुछ देखो। जैसे मिर्जापुर में कलीन भैया मुन्ना को समझाते रहते हैं ना बार बार, मुन्ना बेटा आगे चल के मिर्जापुर तुम्हें संभालना है, ये छुटभैया हरकतें करना बंद कर दो। वैसे ही इसको भी समझाते थे। अपने पिता को बिल्कुल नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो आके बीच बीच में ज्ञान दे देते हैं, और इसको ज्ञान बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ। ऐसी उम्र में फिर ज्ञान समझ भी नहीं आता है। अब एक दिन की बात होती है, कई महीनों का सिलसिला ये चल रहा होता है। बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप से परेशान है। अब एक शाम की बात होती है कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक टिका रहा होता है। पिताजी आते हैं गुस्से में एकदम, ये क्या तरीका है तुम्हारा, ये है वो है, मैं तुम्हें सल्तनत से बाहर कर दूंगा। खोपड़ा इसका घूम जाता है, निकालता है चमचमुआ तलवार और पिताजी की गर्दन में रख के खींच देता है। उसके बाद क्या था, अल्पतगीन का सर धड़ से अलग, और वहीं दरबार में सल्तनत के सीढ़ियों से कुलाटियां खाता हुआ नीचे गिरता है। खड़ा होता है तैश में, जाता है उस मुंडी के पास, अपने पिताजी की जो मुंडी होती है उसको उठाता है और उसमें से ताज खींचता है, और मुंडी एक किनारे फेंकता है और उस ताज को अपने सर पे लगा लेता है, और सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। उसी टाइम से जैसे ही सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो क्योंकि इस सल्तनत का नाम क्या है, गजनविद अंपायर, क्योंकि अफगानिस्तान का एक प्रांत है गजनी, जहां पर कौन सा अंपायर चल रहा है, कौन सी डायनेस्टी चल रही है, गजनविद डायनेस्टी। तो क्योंकि गजनविद डायनेस्टी का शासक है और गजनी की गद्दी पर बैठा है, इस वजह से गद्दी पर बैठते ही यह क्या कहलाता है, महमूद गजनवी कहलाता है। क्या कहलाता है, महमूद गजनवी। और यह गद्दी पर कब बैठा है, इसको ताज कब मिला है, इसने ताज कब पहना है, यह ईयर है 998 एडी, 998 ईस्वी में। मतलब आप देख सकते हो, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया था सिंध पे। उसके करीब करीब आप देख सकते हो 250 से 300 सालों के बाद की यह कहानी है। और मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था भारत, वो आया था अरब से। लेकिन यह कहानी कहां की है, यह कहानी है अफगानिस्तान की। महमूद जो है ये बचपन से ही मोहम्मद बिन कासिम की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। ये वो पूरे प्रांत हुआ करते थे आसपास, चाहे अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान के आगे आप चले जाओ, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया वाला रीजन हो गया, इन सभी जगहों पर मोहम्मद बिन कासिम की मिसालें दी जाती थी। इन सभी सल्तनतों में यह कहा जाता था कि एक था मोहम्मद बिन कासिम, अरब का सरदार, जिसने हिंदुस्तान में सिंध को लूटा था और मुल्तान को लूटा था। उसने एक ही बार की लूट में पूरे अरब को जगमगा दिया था। और यह बात बिल्कुल सही है कि अरब में जो उमैयद वंश था, जिसका खलीफा अल हज्जाज था, अरब हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। मतलब कहने का कि भैया खाने को नहीं था, आए दिन लूटपाट करते थे। जैसे श्रीलंका में लूटपाट करी थी, टैक्सेशन फिक्स किया कि हर साल मोती भर के कई नावें भेजोगे, इस तरीके से काम चला करता था। यह तो आज की डेट में इन देशों में संपन्नता आ गई है। ईरान, इराक, सीरिया में तो आज भी नहीं है, वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। लेकिन इराक, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों में क्या था और आज भी क्या है जमीन में, यह तो गाड़ियां चल गई।
तो इस जमीन के नीचे हमें क्या मिला? क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से आज की डेट में यह देश संपन्न है। लेकिन तब तो गाड़ियां नहीं चलती थी, ना ही जमीन उपजाऊ है, ना ही दूसरे और कोई स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स हैं, ना ही ये इस तरीके के देश हुआ करते थे कि दूसरे देशों के व्यापारी यहां पर जाके व्यापार करें जैसे भारत में आके व्यापार करते थे। तो खाने को मोहताज थे। अब देखिए यही बात है कि आप भारत में देखेंगे कंपैरेटिवली इस जोन से, तो आप देखोगे एक नॉनवेज का जो सिस्टम है वो कहां से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, ये मैं कहने वाला कौन होता हूं। जिसका मानो वो वेज खाए, जिसका मानो वो नॉन वेज खाए। लेकिन भारत में आप देखोगे कंपैरेटिवली नॉनवेज का चलन इसलिए हमेशा से कम रहा है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे पास जमीन में उपजाने के लिए कृषि क्षमता जो जमीन में है वो आसपास के बड़े बड़े क्षेत्रों में भी नहीं थी, जबकि इन क्षेत्रों में तो कृषि बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी थी कि शिकार करके खाना। और यही कारण है कि यहां पर नॉन वेजिटेरियन ज्यादा आपको मिलेंगे। इसके कल्चर का पार्ट है। रीजन क्या है? डेमोग्राफी। ठीक है, तो आसपास के जितनी भी सल्तनतें थी इन सब में पिछले 250 वर्षों से सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को मिसाल के रूप में दिखाया जाता था कि देखो, एक था मोहम्मद बिन कासिम जिसने अरब की चकाचौंध वापस लौटा दी थी, जिसने एक ही लूट ऐसी करी थी भारत, जिसके बाद अरब को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। तो जो महमूद गजनवी है ये बचपन से ही इंप्रेस्ड है। किससे इंप्रेस्ड है? अरब से। ठीक है, इसको बचपन से ही ये लग रहा है कि एक दिन जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो मैं अरब पर लूटपाट करूंगा, अरब को लूटूंगा या अरब पर आक्रमण करूंगा। और जब मैं अरब पर आक्रमण करूंगा तो जाहिर सी बात है अरब धन दौलत वाला है आज की डेट में, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से गजनी में सत्ता बेहतर हो जाएगी, गजनी का खजाना भर जाएगा। अब जैसे ही ये 998 में गद्दी पर बैठता है और अपने इरादे अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके सामने रखता है, तो इसके जितने भी मिनिस्टर हैं या जितने भी इसके ब्यूरोक्रेट हैं वो सब इसके ऊपर हंसने लगते हैं। उनका कहना होता है, बाबू तुम अरब को लूटोगे? वो वैसे ही लुटेरे हैं, उन्होंने कहां कहां नहीं लूटपाट करी है, और तुम्हें क्या लग रहा है कि एक छोटा सा साम्राज्य गजनी ये पूरे अरब को लूट लेगा? कौन से ख्वाबों में हो? ऊपर से गोरिल्ला मार टैक्टिक्स में माहिर है। अगर रिटेलिएट कर दिया तो बेटा दिखोगे नहीं नक्शे में कहीं। अब महमूद को समझ नहीं आ रहा है वो करे क्या। तो महमूद के जो मिनिस्टर हैं, जो नोबल हैं, वो महमूद को कहते हैं कि जरा इतिहास उठा के देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहां आक्रमण किया था? भारत पर। तुम अरब की तरफ ना जाकर तुम टारगेट करो किधर? तुम पूर्व की तरफ टारगेट करो, तुम भारत की तरफ फोकस करो, क्योंकि भारत में जो राजे महाराजे हैं वो सामने की लड़ाइयां पसंद करते हैं और उसी को एक्सपेक्ट करते हैं। भारत के राजे महाराजे गोरिल्ला मार पद्धतियों में नहीं लड़ पाएंगे। और जरा सोचो, केवल एक लूट से मोहम्मद बिन कासिम ने जिस तरीके से अरब के हालात बदल दिए, अगर हम कई लूट करेंगे भारत में तो किस तरीके से गजनी सल्तनत के हालात बदल जाएंगे। आने वाली जो पुश्तें होंगी, जो पीढ़ियां होंगी, 10-10 पीढ़ियों तक का हमारे पास खजाना जमा हो जाएगा। इतना धन दौलत है भारत में। महमूद गजनवी का यहां से ध्यान जाता है भारत की तरफ। यह तो भाई वही वाली बात हो गई, जैसे यूपीएससी करना है तो दिल्ली मुखर्जी नगर जाना है, आईआईटी करना है तो राजस्थान में कोटा जाना है। तो उसी तरीके से इनका क्या बन रहा था कि अगर संपत्ति चाहिए, अगर लूटपाट करनी है, तो सबसे ज्यादा धन दौलत कहां मिलेगी? भारत में मिलेगी। और ये ईयर था
1001 मतलब गद्दी पर बैठने के 3 सालों के बाद पहली बार महमूद गजनवी का सीधा आक्रमण होता है पंजाब में। कहां पर? पंजाब में गोरेला मार पद्धति से आक्रमण किया जाता है 1001 एडी में। पूरे पंजाब को लूट लिया जाता है, पूरे पंजाब को आग लगा दी जाती है, बर्बरता होती है। और देखते ही देखते अगले 3 साल के अंदर मुल्तान, इसको भी पूर्ण रूप से लूटा जाता है 1004 में। तो आप देख रहे हो ये जो पाकिस्तान वाली जो बेल्ट है आज की डेट में, आप देख रहे हो सिंधु नदी के किनारे किनारे पर, इस पर अगले 4 से 5 वर्षों में महमूद गजनवी ने पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब जो महमूद गजनवी है ये हमारे देश में 1001 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार? 17 बार आक्रमण, अलग अलग जगहों पर। आपको इन 17 आक्रमणों को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपसे केवल 4 से 5 ही अटैक के बारे में पूछता है, बस आपको वही ध्यान रखना होगा। महमूद गजनवी इसके बाद आगे बढ़ता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस पूरी बेल्ट पर लूटपाट करता है। ओवरऑल अटैक देखें तो 17 अटैक हुए। अब इनमें से यूटर्न कब आता है? यूटर्न तब आता है जब उत्तर प्रदेश में मथुरा के मंदिरों पर आक्रमण होता है, और यह आक्रमण होता है 1018 में। जब मथुरा पर आक्रमण होता है तो राधा कृष्ण के मंदिरों को तोड़ा जाता है, और जब महमूद गजनवी भारत में मंदिरों के अंदर घुसता है तो उसे पता लगता है कि आज तक तो वो चिंदी चोरी कर रहा था। इतना धन दौलत भारत के मंदिरों में हुआ करता था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तक महमूद गजनवी जितने भी आक्रमण कर रहा था उसको लगता है मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं मंदिरों के अंदर क्यों नहीं घुसा। यहां पे तो मंदिरों के अंदर अलग ही विरासत है। भारत में यह वो दौर हुआ करता था जब मथुरा के अंदर प्रत्येक मूर्ति सोने और चांदी की हुआ करती थी, और ऐसी नहीं हल्की फुल्की। आप ये मान के चलिए 15-15, 20-20 किलो वजन की हुआ करती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज, कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि मंदिरों में सद्भावना थी लोगों की। लोग कभी अपने भगवान को उस भाव से नहीं देखते थे कि किसी भी तरीके से इन मंदिरों को क्षति पहुंचे। और यहां से महमूद गजनवी ने फैसला लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को टारगेट करेगा। और उसके जो नोबल्स थे उन्होंने बताया महमूद गजनवी को कि अगर मंदिरों को ही टारगेट करना है तो हमें पाटन चलना चाहिए। पाटन मैंने आपको पहले ही बताया है, गुजरात का पुराना नाम पाटन हुआ करता था। और गुजरात में एक मंदिर है, गुजरात में क्या है, एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ टेम्पल। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। एक किताब है किताबुल हिंद, am I audible? एक किताब है जिसका नाम है किताबुल हिंद, जिससे हमें महमूद गजनवी के इन 17 आक्रमणों के बारे में पता लगता है। उस किताब में यह लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी पहली बार सोमनाथ के मंदिर में करीब 1020 ईस्वी के आसपास पहुंचा। मतलब 1018 में जब उसने मथुरा में मंदिरों को लूटा तो उसके 2 वर्षों के बाद वो पाटन पहुंचा, सोमनाथ के मंदिर। यह भगवान शिव का मंदिर है। और जैसे ही सोमनाथ के मंदिर के अंदर महमूद गजनवी पहुंचता है, वो एक अजीब दृश्य देखता है। वो देखता है कि कई टन वजन का जो शिवलिंग है वो हवा में अटका हुआ है। जी हां, लिटरली हवा में अटका हुआ है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से कि हमारी जो आर्किटेक्चर सभ्यता रही है, चाहे आप पहले द्रविड़ियन शैली को देख लें, चाहे आप नागर शैली को देख लें, किसी भी तरीके से
इस तरीके के भव्य मंदिर पूरे दुनिया में नहीं हुए। ग्लिच आ रहा है, रुको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। अब देखिए, सोमनाथ मंदिर के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है, उसको कई टन वजन का जो शिवलिंग है वो हवा में दिखाई देता है। अब उसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि मंदिर के जो चारों कोने थे वहां पे मैग्नेटिक एटीट्यूड स्टेबल किया गया था। मतलब मैग्नेटिक वेव्स की वजह से उस शिवलिंग को ऐसे बैलेंस किया गया था कि वो हवा में था। अब ये तो वही वाली हालत होने लगी कि आप सोचो, आप मंदिर में गए हो, आरती कर रहे हो, आंख बंद करके खड़े हो, और जैसे ही आपने आंख खोली तो मूर्ति आपके सामने हवा में उड़ गई, मिस्टर इंडिया की तरह। फिर आपकी हालत क्या होगी? तो ये वहां से दबे पांव भागता है और 1020 में यह सोमनाथ के मंदिर से लौट जाता है। इसके जो नोबल्स होते हैं वो कहते हैं कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। ये बहुत अजीब है, हमारे हिसाब से इस मंदिर में लूटपाट नहीं करनी चाहिए। गजनवी मान जाता है, कन्विंस हो जाता है, उसको भी लगता है कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आपको टाइम टू टाइम कुछ ऐसे लोग मिलते रहेंगे जिन्होंने इस देश के साथ चंद सिक्कों के लिए गद्दारी करी। इस मंदिर के आसपास के कुछ लोग चंद सिक्कों के लिए बिक जाते हैं और शिवलिंग के हवा में टंगे होने का वो रहस्य बता देते हैं। और जैसे ही ये रहस्य पता लगता है, महमूद गजनवी फिर लौटता है, और इस बार वो लौटता है 1025 में। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया जाता है, और जैसे ही ये मंदिर के प्रेमाइसेस पर पहुंचता है, जो मंदिर है उसको एक तरफ से खोदना शुरू किया जाता है। यह सोमनाथ के मंदिर की पुरानी तस्वीर है। आज की डेट में तो रेनोवेट कर दिया गया है। आज की डेट में सोमनाथ मंदिर ऐसा दिखाई देता है, गुजरात में समुद्र के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यह तो आपकी एनिमेटेड पिक्चर है, बट दिस इज रियल पिक्चर। ठीक है, और यह पुरानी पिक्चर है। एक तरफ से एक खंबे को खोदना शुरू किया जाता है, और जैसे ही 10 से 15 फीट नीचे खुदाई करी जाती है, मैग्नेटिक एटीट्यूड बैलेंस बिगड़ता है, और जैसे ही बिगड़ता है शिवलिंग आके धम से जमीन पर गिरता है। उसके बाद क्या था? सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं सोमनाथ मंदिर से कितना सोना और चांदी लूटा था महमूद गजनवी ने? सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी ने जो लूटा था, 1200 मन चांदी, सिल्वर, और 700 मन सोना लूटा था। और एक मन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मन इज इक्वल टू 40 kg। एक मन 40 किलो के बराबर है। तो अगर 1200 मन चांदी लूटी है तो 12 फोड़ जा 48, 48,000 किलो चांदी हो गई। और 700 मन सोना लूटा है तो 7 फोड़ जा 28, 28,000 किलो सोना। मैंने कहा ना, आज की डेट में हम इमेजिन नहीं कर सकते।
I'm audible now. ऑडिबल हूं मैं? ठीक है। तो यही वो कारण था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। महमूद गजनवी अपने साथ हजारों खच्चर और घोड़े लेकर गया था कि उसे पता था कि कहीं पर भी उसको इतना सोना और चांदी बड़ी आसानी से मिल जाएगा भारत के किसी भी मंदिर में। इसका आधा तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहां पर तो उसका जैकपॉट लग गया। जो सोमनाथ मंदिर है, यह समुद्र तट के किनारे पर स्थित है और यहां से इस लूटपाट को करके महमूद गजनवी का जो काफिला है यह ऊपर की तरफ चलने लगता है, क्योंकि ऊपर जाएंगे इधर मुल्तान के रास्ते से, फिर अफगानिस्तान चले जाएंगे हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके। लेकिन गुजरात की एक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? जाट कम्युनिटी। ये यहां के जंगलों में रहने वाले लोग हुआ करते थे। कौन? जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी को यह पता लग जाता है कि उनके इष्ट भगवान शिव के मंदिर को किसी ने क्षति पहुंचाई है और वो मंदिर को लूट कर ले जा रहे हैं। ऐसे में जैसे ही इस छोटे जंगल से महमूद गजनवी की यह सेना गुजरना शुरू करती है, ऊपर हर एक पेड़ से तीर बरसने लगते हैं। किसी की गर्दन पे तीर लग रहा है, किसी की छाती में तीर लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा तीर कहां से आ रहे हैं। स्नाइपर्स की तरह छुपे हुए हैं जंगल में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों में। और ट्राइबल कम्युनिटी है तो जाहिर सी बात है, निशाना तो ऐसा होगा कि पूछिए मत, क्योंकि शिकार करके ही खाना है। और ऊपर से पेड़ों में इस तरीके से छिप जाएंगे कि जंगली जानवर तक नहीं देख पाते, तो आदमी की क्या बिसात है। महमूद गजनवी की लाखों की सेना तितर बितर होने लगती है और देखते ही देखते एक कंडीशन आती है कि महमूद गजनवी के सामने जाट कम्युनिटी का सरदार आके खड़ा हो जाता है और जाट कम्युनिटी के सरदार की तलवार और महमूद गजनवी की गर्दन। महमूद गजनवी को कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। उसे तुरंत एक बात याद आती है जो गजनी में उसके बड़े बूढ़ों ने उसको सिखाई थी। जब वो गजनी से चल रहा था पहली बार 1001 में पंजाब पर आक्रमण करने के लिए, तो उस टाइम पर ही उसके बड़े बूढ़ों ने उसको सिखाया था कि तुम उस जमीन पे जा रहे हो जहां पे निहत्तों पे वार नहीं करते। भारत के अंदर एक खास बात है कि कोई भी राजा महाराजा हो या कोई भी XYZ, कोई किसी निहत्ते को नहीं मारता है। तो कभी अगर इस तरीके से फंस जाना तो निहत्ते हो जाना। महमूद गजनवी को वही याद आता है कि अब तो कुछ कर नहीं सकते, तलवार गर्दन पे है, सेना तितर बितर हो चुकी है, आसपास 15-20 जाट कम्युनिटी के सरदारों से घिरा हुआ है। अब उसको पता है क्या करना है। तुरंत तलवार छोड़ के, सॉरी सर, हैंड्स अप, सॉरी सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए पापा, पैर वैर पड़ने लगता है। तो जाट कम्युनिटी का सरदार पूछ ही लेता है कि कौन हो भाई, क्यों किया ऐसा तुमने। तो बताता है कि मैं गजनी से आया हूं, यहां मंदिरों में लूटपाट कर रहा हूं, लेकिन सर गलती हो गई, सॉरी सर, अब नहीं होगा, माफ कर दो सर। जाट कम्युनिटी का सरदार कहता नहीं, तुमने हमारे इष्ट के मंदिर को लूटा है। आदेश दिया जाता है कि पूरी सेना सरेंडर करे। यहां पर पूरी महमूद गजनवी की सेना, आप इमेजिन करिए एक आदिवासी कम्युनिटी है जो कि जंगल में रहती है, उसके सामने सरेंडर करती है। जितना भी सोना चांदी था मैक्सिमम तादाद में उतार लिया जाता है खच्चरों और घोड़ों से, और सरदार कहता है ऐसे बात नहीं बनेगी, एक काम करो, इसको उल्टा लटकाओ पेड़ से। लग नहीं रहा ये मानेगा, क्योंकि अब जान तो नहीं ले सकते क्योंकि निहत्ता हो गया है, लेकिन ट्रीटमेंट तो दे ही सकते हैं। उल्टा लटकाया जाता है। 1-2 दिन तक खातिरदारी अच्छे से चलती है।
गजनवी के कई घाव भी लग चुके थे, बहुत गहरे घाव। और उसके बाद गजनवी को इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि आज के बाद कभी भी इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दोगे। महमूद गजनवी वापस तो पहुंच जाता है गजनी, लेकिन दिन और रात नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसे पता है गजनी में ही कुछ लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। दिल पे एक टीस है कि पिछले इतने आक्रमणों में हिंदुस्तान का कोई भी राजा मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा सुहेलदेव। उन्होंने महमूद गजनवी के सेनापति को मारा था। लेकिन अगर बात करी जाए कि महमूद गजनवी को भारत में ही आने से रोक दिया जाए, यह नहीं कर पाया था कोई। तो वो एक टीस है कि आज तक कोई राजा महाराजा मेरे सामने नहीं खड़ा हो पाया। एक छोटी सी कम्युनिटी, जंगल में रहने वाली कम्युनिटी, और उसने ये हालत कर दी। बदला तो लेना पड़ेगा। और 2 साल के बाद महमूद गजनवी पूरी तैयारी से फिर से आता है। हिंदू कुश की पहाड़ियों से नीचे उतरता है और अपनी सेना को इस तरीके से लाया होता है कि इस जंगल को ही घेर लेंगे। कोई बात नहीं, जंगल को घेर लिया जाता है और सेना इस तरीके से जंगल के अंदर बढ़ना शुरू करती है चारों तरफ से। लेकिन वो बोलते हैं ना, जंगल हमेशा शेर का होता है, और वो उसका प्रेमाइसेस है जहां पर वो शिकार करता है। जाट कम्युनिटी को पहले ही लग चुका होता है पता कि कोई जंगल की तरफ बड़ी सेना बढ़ रही है, क्योंकि ये जंगल की ऊंची ऊंची वादियों में बैठे रहते थे जासूसों की तरह, और खूब दूर देख सकते थे, कई मीलों दूर से ही देख सकते थे कि कोई सेना आ रही है। ये पहले ही तैयार थे। आलम पिछली बार से भी ज्यादा बुरा होता है। जैसे ही ये सेना अंदर घुसती है पाटन के इस जंगल में, चारों तरफ से तीर, भाले, छोटे छोटे 5-5 इंच के लोहे के इस तरीके के बनाए जाते थे ब्लेड्स, जिनको फेंक कर मारते थे ये आदिवासी, और सीधे गर्दन ही काट देते थे। कभी गर्दन में घुस रहा है, कोई आंख में घुस रहा है। और प्लस इनको जहर में बुझाया जाता था। जहर में बुझाने का मतलब कि गर्म किया जाता था लोहे से, पूरा लाल करके उसके बाद जहर में डुबो दिया जाता था। तो ये तीर जिसको भी लगते थे ना, तो बॉडी में जहर फैल जाता था। ये जहर जाहिर सी बात है सांपों से लिया जाता था। तो ये जो जहरीले तीर होते थे ये लोगों को मार ही देते थे। गजनवी की सेना तितर बितर होने लगी, और फिर से वही आलम जो 2 साल पहले 1025 में हुआ था, अब 1027 में इसने जाट कम्युनिटी के ऊपर आक्रमण किया है। सेम वही प्रोसेस। महमूद गजनवी की गर्दन और जाट कम्युनिटी के सरदार की तलवार सीधे गर्दन पे। महमूद गजनवी तलवार छोड़ के, सॉरी पापा, गलती हो गई पापा, अब नहीं होगा, आप मेरे पापा हैं, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने उठक बैठक लगा रहा हूं, आप बोलिए तो मुर्गा बन जाता हूं मैं, प्लीज माफ कर दीजिए। जाट कम्युनिटी ने कहा यह नहीं सुधरेगा। 2 से 3 महीने तक बंधक बना के महमूद गजनवी को बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है, तबीयत वाला। और ट्रीटमेंट देने के बाद आखिरकार छोड़ा जाता है। अलबरूनी अपनी किताबुल हिंद में यह लिखता है कि वापस जब गजनी पहुंचता है महमूद गजनवी इस बार, तो वो उसकी सेना में खच्चर के ऊपर लद के पहुंचता है। इस बार वो अपने पैरों में नहीं पहुंचता है। ये घाव ऐसे थे कि ये घाव भर नहीं पाए। शरीर में सेप्टिक फैलने लगा, और उसके बाद महमूद गजनवी ने बेड रेस्ट ही किया, कभी भी वो चारपाई से उठ नहीं पाया। और 1030 में महमूद गजनवी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, इन्हीं घावों के चलते।
तो महमूद गजनवी का टेन्योर आपने देखा 1001 से लेकर 1030 तक। इस बीच में इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट अटैक हैं वो ये 5 हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला ध्यान रखिएगा, 1001 में मुल्तान पंजाब पर आक्रमण, 1004 में मुल्तान पर आक्रमण, 1018 में मथुरा के मंदिरों पे लूटपाट, 1025 में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और 1027 में जाट कम्युनिटी के अगेंस्ट आक्रमण। ये 5 अटैक आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे हुआ क्या था कि जब गजनवी भारत में आया, तो आप देख रहे हो गजनवी भारत में कब आया, 1001 में आया भारत में, 998 में वो गद्दी पर बैठा, उसके 3 वर्षों के बाद आया भारत, ठीक है। तो जब गजनवी भारत में आया उससे पहले अफगानिस्तान के कई हिस्टोरियंस भारत में आ चुके थे, मतलब इतिहासकार भारत में आ चुके थे, और वो यहां पर उत्तर भारत में जगह जगह पर भारत की संस्कृति को पहचानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें से कुछ हिस्टोरियन कौन कौन से हैं महमूद गजनवी के टाइम पीरियड के, तो वो यहां पर देख लीजिए। हिस्टोरियंस, इस टाइम के इतिहासकार, इनसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इन हिस्टोरियंस को भूलना नहीं है आपको, ठीक है। कौन कौन से, एक तो अल बरूनी, एक का नाम था फिरदौसी, एक का नाम था उतवी और एक का नाम था सिस्तनी और एक फारूकी, ठीक है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, सिस्तनी, फारूकी। आप नाम भी देखिए इस रीजन के कैसे हुआ करते थे। जैसे हमारे देश में आप देखेंगे महिलाओं के नामों के आगे ई लगा रहता है, पुरुषों के नाम के आगे ई नहीं होता है। जैसे आप महिलाओं के नाम देखेंगे कीर्ति, प्रीति, स्वाति, मानसी, है ना, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे, यहां पर पुरुषों के नाम के आगे ई लगता है। महमूद गजनवी, उतवी, फारूकी, सिस्तनी, अलबरूनी, इस तरीके के नाम दिखें तो आप समझ जाइएगा कि तुर्कों के नाम ऐसे होते हैं। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आएगी, सर ये तो अफगानिस्तान से आ रहे थे, तो फिर हम इन्हें तुर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को तुर्क बताया, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो तुर्क भाषा थी। इस वजह से हम इनको तुर्क ही मानेंगे ना, जब ये अपने आप को तुर्क बोल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में भी आगे चल के भले ही आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसका चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये लोग अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को तुर्क बताया। दिल्ली सल्तनत में पहली बार अगर कोई सुल्तान होगा जो कि अपने आप को अफगान बताएगा, वो होगा बहलोल लोदी, सबसे आखिरी डायनेस्टी। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो आंसर क्या होगा, बहलोल लोदी। जबकि उससे पहले 4 जितनी भी डायनेस्टीज रही, उन सब ने अपने आप को तुर्क बताया, क्योंकि इनकी भाषा तुर्क थी। और अल बरूनी ने जो किताब लिखी है, इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। साल 2022 एसएससी सीजिल पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, अभी भी याद है, किताब उल हिंद। ये लिखी हुई है अल बरूनी ने, कौन सी भाषा में, तुर्क भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है भाई। तो इस किताब को जरूर ध्यान रखना। ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं या बता पा रहा हूं, जितनी भी कहानी है, ये सब हमें इसी किताब से पता लगती है, किताब उल हिंद से, ठीक है। जैसे कल की क्लास में आपने देखा चचनामा नाम की जो किताब है, उससे हमें सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में पता लगता है। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है सभी को। तो दूसरे इन्वेडर की कहानी उम्मीद करता हूं सभी को समझ आई होगी। कल हम लोगों ने कवर किया था मोहम्मद बिन कासिम को, आज हम लोगों ने कवर किया है महमूद गजनवी को। मोहम्मद गोरी शुरू नहीं करूंगा,
अगली ही क्लास में शुरू करूंगा, क्योंकि अगर कहानी मैंने शुरू कर दी तो फिर बीच में खत्म अगर करनी पड़ी काट के और फिर अगली क्लास में, तो ना ही आपको इंटरेस्ट आएगा और कंफ्यूजन भी रह जाएगा। इस वजह से जैसे मोहम्मद बिन कासिम हमने एक क्लास में कवर किया, एक क्लास में आज गजनवी किया है, कल की क्लास में मोहम्मद गोरी कवर करेंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी की कहानी लंबी है, इस वजह से कल की क्लास थोड़ा लेट चल सकती है, 10 मिनट ऊपर चल सकती है। ठीक है भाई, अब इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को समझ लेते हैं महमूद गजनवी से। देख लो जरा फटाफट से, महमूद गजनवी कौन से अंपायर से बिलोंग करता था? अफगानिस्तान के गजनविद अंपायर से बिलोंग करता था। इसकी कैपिटल क्या थी? गजनी इसकी कैपिटल थी। 17 बार इसने आक्रमण किया है, 1000 से लेकर 1027 के बीच में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ये क्या भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने आया था? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, भारत में लूटपाट करने के लिए सिर्फ आया हुआ था। मंदिरों को, शहरों को लगातार लूट रहा था। इस्लाम फैलाना कुछ हद तक धार्मिक मकसद मान सकते हो आप, जहां जहां पर लोगों को कन्वर्ट कराया गया। लेकिन अगर कहा जाए कि इस्लामिक सत्ता की स्थापना करी, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई मोटो नहीं था, क्योंकि लगातार आता था, शहरों और मंदिरों को लूटता था और चला जाता था। कई बार गया वापस और कई बार आकर आक्रमण किए। अगर वो इस्लामिक सभ्यता या सत्ता की स्थापना करना चाहता तो वो यहीं पर जम जाता या फिर कहीं पर अपनी सल्तनत की स्थापना करता भारत में, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत किया इसने। हालांकि इसने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना नहीं करी, लेकिन जो गजनवी साम्राज्य है उसको बढ़ाया। अटैक्स 17 आक्रमण की जगह 5 अटैक आप ध्यान रखोगे। 1001 में पंजाब को सबसे पहले लूटा, 1004 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1018 में मथुरा के मंदिरों में लूटपाट करी, 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और 1027 में जाट कम्युनिटी के अगेंस्ट आक्रमण किया, जहां पर हार गया और उसके बाद 1030 में मृत्यु हो गई। ठीक है, आकाश दुबे का कहना है सर कासिम और गजनवी के बीच में कोई रूल करने नहीं आया क्या? बेटा कहानी ही अलग अलग जगह की है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? कहानी ही अलग अलग जगह की है। कासिम की कहानी अरब की कहानी है, ठीक है, कासिम की कहानी अरब की कहानी है, जबकि गजनवी की कहानी अफगानिस्तान की कहानी है। यह भारत से क्यों जुड़ी है? क्योंकि दोनों ने ही भारत पर आक्रमण किया है भाई। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इस वजह से ये जुड़े हुए हैं भारत से। अदरवाइज दोनों की अलग अलग सल्तनत है, दोनों की अलग कहानी है। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था, उसने अरब से भारत में आक्रमण किया था, जबकि महमूद गजनवी अफगानिस्तान से था। अब जो अगला इन्वेडर आएगा मोहम्मद गोरी, वो भी अफगानिस्तान से आएगा। अफगानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है गोर, एक प्रांत है पूरा आप बोल सकते हो। उस गोर प्रांत से अब अगली कहानी शुरू होगी, मोहम्मद गोरी की कहानी। ठीक है, और क्या चेंजेस आए? महमूद गजनवी ने जो 17 बार आक्रमण किए, उसमें से भारत की राजनीतिक एकता और कमजोर हो गई। धीमे धीमे भारत के जो शासक थे वो एक्सपोज होने लगे। अभी तक जो दूसरे लुटेरे थे या आसपास के क्षेत्रों में भारत के बाहर जो लोग थे, उनके दिमाग में यह था कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी सत्ताएं होती हैं, क्योंकि कुछ ही 100 साल पहले तक, गुप्ता डायनेस्टी तक भी आप देख सकते हो, एक से बढ़कर एक शूरवीर हुए। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, सब एक से बढ़कर एक थे। तो कोई भारत में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। और समुद्रगुप्त ने तो वैसे ही, जिसने भी भारत की तरफ आंख उठा के देखी, गिरा गिरा के मारा। तो समुद्रगुप्त से तो वैसे ही सब कांपते थे। तो अभी तक सबके दिमाग में यही था। यही कारण है कि अरबों ने अपनी तरफ से कभी भारत पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि अरबों को पता था कि भारत में बेटा दौड़ा दौड़ा मारे जाओगे। इसीलिए उन्होंने शिलोन पर आक्रमण किया। लेकिन नहीं, यह चीज हमें दर्शा रही है कि कई 100 वर्ष हो चुके हैं और अब भारत में जो छोटे बड़े साम्राज्य हैं वो केवल अपने साम्राज्यों को देख रहे हैं, वो एकजुट नहीं है। क्योंकि अगर महमूद गजनवी एक सत्ता पर आक्रमण कर रहा है तो आसपास के साम्राज्य चुप बैठे हुए हैं।
और आप देखोगे यही एक सबसे बड़ी चीज होगी जिसकी वजह से अब दिल्ली सल्तनत स्थापित होगी, फिर मुगल स्थापित हो जाएंगे, और भारतीय जो साम्राज्य हैं, जो सत्ताएं हैं, वो आपस में यूनाइट ही कभी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि सबको केवल अपना कमरा साफ रखना है, कोई घर पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, सबको अपनी जेबों पर ध्यान है, कोई देश की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहीं पर हम लैक करेंगे। जबकि गुप्ता डायनेस्टी तक आप देखोगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है गुप्ता डायनेस्टी, और बाकी जितने साम्राज्य हैं वो सब उसको टैक्स देंगे। समुद्रगुप्त का कहना था कि आप हमें टैक्स दोगे और मेरी जिम्मेदारी है कि कोई बाहरी अगर भारत की तरफ आक्रमण करेगा तो पहले गुप्ता साम्राज्य की सेना उससे सामना करेगी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। यही कारण है कि महमूद गजनवी जैसे लोग 17 बार आक्रमण कर रहे हैं और भारत को खोखला कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत में इस्लामिक संस्कृति का फैलाव अब होने लगा है, क्योंकि आप देखोगे इधर वाले पूरे रीजन में, चाहे वो पंजाब हो, मुल्तान हो, सिंध हो, यहां पर गजनवी साम्राज्य फैलने लगा है। यहां के ज्यादातर सूबे गजनवी साम्राज्य के कंट्रोल में आ चुके हैं। फारसी कला प्लस साहित्य और वास्तुकला को यहां पर बढ़ावा मिलने लगा। भारत में कोई स्थायी शासन नहीं था, उसका मकसद लूट था, जीतना नहीं। महमूद गजनवी का मकसद यह नहीं था कि वो भारत को जीतेगा, उसका मकसद लगातार यही था, लूट। ठीक है। एक स्टूडेंट का कहना है सर वो सोना चांदी कहां गया। देखिए, किताब उल हिंद में अल बरूनी लिखता है कि जो जाट कम्युनिटी थी भाई, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अवेयर थी नहीं, उनको यह भी नहीं पता था ये जो पीली और सफेद धातु दिख रही है, जो चमक रही है, ये है क्या, दरअसल ये धातु है क्या है। उनको तो बस ये पता है ये हमारे जो इष्ट हैं भगवान शिव, उनसे जुड़ा हुआ कुछ है, ये पीला पदार्थ, ये सफेद पदार्थ। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर गुजरात के समुद्र में ही उसको डुबो दिया। देवर लाइक कि भगवान शिव का है, शिव को ही अर्पित कर देते हैं, मंदिर में रखने का फायदा ही क्या। और यही कारण है कई 100 वर्षों तक गुजरात के कोस्टल एरिया से लोगों को सोना चांदी बहुत मिलता रहा है। ठीक है। अब कल की क्लास में मोहम्मद गोरी की कहानी सुनाऊंगा, और कल की ही क्लास में आप पृथ्वीराज चौहान की भी कहानी सुनेंगे। पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी, उसमें फिर आप देखेंगे धोखा होगा, सारी चीजें। ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी उसमें आपका अर्लियर मेडवल खत्म होगा, हम लोग 1200 तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि तीसरा जो मुस्लिम इन्वेडर है मोहम्मद गोरी, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की भी कहानी जुड़ी हुई है। आप देखोगे किस तरीके से फिर राजा जयचंद आएंगे बीच में, राजा जयचंद गद्दारी करेंगे। आज जो संज्ञा दी जाती है ना, अगर कोई देश से गद्दारी करता है तो बोलते हैं तुम तो यार जयचंद निकले। तो आपको पता लगेगा वो कहानी आखिर है क्या। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।